हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को लेकर आते हैं और पूरे डिटेल के साथ उसे देखते हैं। आज भी आपका करंट अफेयर आ गया, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज डेट है 19 अगस्त 2020 और आज का पहला प्रश्न, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 8 सितंबर 2020 को पहली बार यह विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। यह फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है शिखर सम्मेलन इसका। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, और यह पहली बार होगा 8 सितंबर को जो इसके विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। यह 121 यानी 121 देशों का एक अलायंस है। इसकी प्रारंभिक ऑब्जेक्टिव है इस सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना और फोसिल फ्यूल पर निर्भरता है उसको कम करना है। यानी सोलर एनर्जी को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो इससे हम पॉल्यूशन मुक्त भी हो जाएंगे और हमारी जो फोसिल फ्यूल है उस पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो जाएगी। यह इनिशिएटिव जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस दोनों सरकार मिलकर इसे किया। नवंबर 2015 में इसकी शुरुआत की गई और इसकी स्थापना दिवस जो है इसे 11 मार्च 2018 को माना जाता है और इसकी स्थापना फ्रांस के पेरिस में हुई थी। इसका लक्ष्य है क्लीन एनर्जी, इन्वायरमेंट बेस्ड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्लाइमेट आदि विषयों पर सभी राष्ट्रों को एकजुट करना और सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना। अब इसके प्रेजेंट टाइम पर डायरेक्टर जनरल हैं उपेंद्र त्रिपाठी। चलिए आगे चलते आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बीएसएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राकेश अस्थाना को बीएसएफ के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। यह जो राकेश अस्थाना है ये गुजरात कैडर के एक आईपीएस अधिकारी हैं जो 1984 बैच के आईपीएस हैं। यह राकेश अस्थाना जो है यह प्रेजेंट टाइम में बीसीएएस के डायरेक्टर जनरल। अब बीसीएएस का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ये पद पर थे और इनका बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में इनका कार्यकाल जो होगा यह 31 जुलाई 2021 तक इनका कार्यकाल होगा और 31 जुलाई 2021 को ये रिटायर कर जाएंगे, यानी अपनी नौकरी इनसे ये रिटायर कर जाएंगे, यानी रिटायरमेंट के दिन तक इनका कार्यकाल रहेगा। एक और नियुक्ति है जिनका बारे में हम बतला देते हैं, इनका नाम है VSK कौमुदी। इनकी एक नियुक्ति हुई है और इनकी नियुक्ति जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। जो कौमुदी साहब है ये 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं कर्नाटका कैडर के और इनका कार्यकाल जो रहेगा ये अपने पद पर 30 नवंबर 2022 तक, ये भी अपने रिटायरमेंट तक अपने पद पर रहेंगे। अब बीएसएफ की इसमें बात है तो थोड़ा बीएसएफ के बारे में हम जानते हैं। तो बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 का जब युद्ध हुआ था उसी युद्ध के दौरान इसकी स्थापना की जरूरत लगी और इसकी स्थापना हुई और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है और प्रेजेंट टाइम पर गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह। यह जो है बीएसएफ यह पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत की सुरक्षा करता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका मोटो है ड्यूटी ऑन टू डेथ यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य, जब तक जीवन है ये अपने कर्तव्य को पालन करते हैं। इसमें एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे एसएस देसवाल। एसएस देसवाल जो है ये आईटीबीपी के डीजी हैं। तो आईटीबीपी के डीजी से ये भी कुछ दिन पहले बने हुए हैं, तो इनको भी आप याद करेंगे। आईटीबीपी के डीजी एसएस देसवाल और पीएस रानीपत जो है ये सीआरपीएफ के महानिरीक्षक, ये भी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो जो भी हाल में नियुक्ति होगी उसे एक बार आप रिवीजन कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है एक पुस्तक से। पुस्तक फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020। इसके लेखक का आपका नाम बताना है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अर्जुन सुब्रमण्यम इसके लेखक है। अर्जुन सुब्रमण्यम जी एक रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हैं। इनकी एक पहली पुस्तक आई हुई थी जो आपको पता होगा, इंडियाज वार ए मिलिट्री हिस्ट्री 1947 यानी 1947 से 1971।
कि इसी जो पहली पुस्तक, इसी पुस्तक की ये एक अगली सीरीज है जो अभी आई है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2020, यानी उसने 71 तक ये लिख चुके थे, अब 1972 से 2020 के बीच में इन्होंने लिखा हुआ है। इस पुस्तक में भारत के जो भी युद्ध हुए हैं, जो भी संघर्ष है, जो भी तनाव का मतलब पूरा इसमें वर्णन किया गया है। और इस बुक का पब्लिकेशन जो है ये हॉपर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका पब्लिकेशन होगा। इस बुक में 1999 की जो कारगिल युद्ध हुई थी, जम्मू कश्मीर के जो आतंकवाद थे, या जो भी छोटी बड़ी युद्ध है, सबका इसमें जिक्र किया गया है। चलिए आज के चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने के लिए एक केंद्र सरकार ने एक कमेटी की गठन की गई है, और इस कमेटी के प्रमुख किसे बनाया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जया जेटली को इस प्रमुख जो कमेटी बना उसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। 74वें स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2020 को मोदी जी ने एक भाषण के द्वारा यह संकेत दिया कि जो महिलाएं हैं उनकी विवाह की आयु को इसमें चेंजिंग किया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इसका कोई गारंटी नहीं है या अब तक कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ऐसा माना जा रहा है कि महिलाओं की आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष, यानी उनकी जो विवाह की आयु है उसे 18 से 21 वर्ष करने का लक्ष्य रखा जा रहा है, लेकिन इसका अभी कोई ऑफिशियल गारंटी नहीं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है। इसको लक्ष्य रखने का क्या है, मतलब 18 से बढ़ाकर 21 करने का क्या मकसद है न्यूनतम आयु को, तो इसका मकसद साफ है, मातृ मृत्यु दर को कम करना। यानी मातृ मृत्यु का मतलब होता है कि बहुत सारी माताएं जो अपने शिशु के जन्म के समय उनकी मृत्यु हो जाती है, इस दर को कम करने के लिए। और इससे एक फायदा ये भी होगा, अगर 21 वर्ष की उम्र में शादी होगा तो इससे जनसंख्या पर भी कुछ लगाम लग सकता है, रोका जा सकता है। ऐसा जो मातृ मृत्यु है या न्यूनतम उम्र जो है विवाह की, ये भारत के साथ और भी कई देश हैं, और भी जितने विकसित देश हैं या विकासशील है, सभी जगह मैक्सिमम विकसित देश या विकासशील जो देश है, सब में अब तक 18 वर्षीय न्यूनतम आयु। भारत में भी महिलाओं यानी लड़कियों की उम्र जो है 18 वर्ष है, और लड़कों यानी बॉयज का जो शादी का न्यूनतम उम्र है वह है 21 वर्ष। थोड़ा विश्व के कुछ देश के बारे में जानते हैं, जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बहरीन, कतर और यूके, यहाँ पर लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु है 16 वर्ष। और कुछ देश है जैसे नॉर्थ कोरिया, सीरिया, उज्बेकिस्तान, यहाँ पर लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र है 17 वर्ष। अगर यह हो जा रहा है 18 वर्ष से 21 वर्ष तो ये अच्छा होगा, क्योंकि इससे मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 5वां क्वेश्चन है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम निम्नलिखित में से किस गणमान्य व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत रत्न इन्हें मिल चुका हुआ, इन्हीं के नाम पर इसे नाम रखा गया। यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हुए, इनके नाम पर एक्सप्रेसवे का नाम रखा गया। और यह ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस है, यह भारत देश के 3 राज्य, वो राज्य हैं, एक राजस्थान, दूसरा एमपी यानी मध्य प्रदेश, और तीसरा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ये 3 राज्यों को यह एक्सप्रेसवे जोड़ता है। और इसके बारे में इसकी घोषणा, नाम चेंज करने की घोषणा मध्य प्रदेश के सीएम ने इसकी घोषणा की कि उन्होंने बोला कि इसका नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी यानी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर इसे रख दिया जाएगा। और इसकी घोषणा वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि पर की गई। उन्होंने इसके साथ साथ ये भी घोषणा किया कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उनकी एक भव्य प्रतिमा भी लगाई जाएगी। अब मध्य प्रदेश ने ऐसा किया तो थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल को यहाँ का एडिशनल चार्ज दिया गया। आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर है। जब यहाँ के गवर्नर थे मध्य प्रदेश के लालजी टंडन, जब उनका तबीयत खराब हुआ तो उसके बाद जब वो अपने कार्य नहीं कर पा रहे थे तो उसके बाद आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज दिया गया। फिर लालजी टंडन का निधन हो गया, तब तक इनके पास ही चार्ज है। अभी यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। 2000 ईस्वी में भारत में 3 नए राज्यों का उदय हुआ। उसमें से एक राज्य था छत्तीसगढ़। यह छत्तीसगढ़ राज्य था, यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ का एक नया राज्य बना हुआ था। तो छत्तीसगढ़ जब तक अलग नहीं हुआ था तब तक भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश कहा जाता था। और जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो यह अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से यह 5वां सबसे बड़ा राज्य है।
यहाँ पर राज्यसभा की 11 सीटें हैं, लोकसभा की 29 सीटें हैं, और यहाँ का जो हाई कोर्ट है उसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर विधानसभा की 230 सीटें हैं। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा छठा क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस भारतीय क्रिकेटर की सिफारिश की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। जी हाँ, इन्हें रोहित शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इनको खेल रत्न पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई है। ये तो क्रिकेटर है, क्रिकेटर के साथ साथ 3 और भी लोग हैं जिनका नाम का सिफारिश किया गया। एक रेसलर विनेश फोगाट को, टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा, और पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट जो रह चुके मरियम थुंगवेलु, ये चारों लोगों को नामित किया गया है। 2016 के बाद यह 2016 में पहली बार हुआ था, अब दूसरी बार 2020 में हो रहा है। जो 4 व्यक्तियों को खेल रत्न पुरस्कार यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया जा रहा है। खेल रत्न का पूरा नाम होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह भारत के पूर्व पीएम राजीव गांधी के नाम पर इसका नाम रखा गया। राजीव गांधी 1984 से लेकर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष युवा और खेल मामलों के मंत्री के द्वारा दिया जाता है। अभी युवा और खेल मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू जी, यानी इस वर्ष पुरस्कार यही देंगे। और यह पुरस्कार जो होता है 4 वर्ष यानी जो प्रेजेंट वर्ष चल रहा है इस वर्ष या इसके पिछला 3 वर्ष में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। पहली बार इस पुरस्कार को 1991 से 1992 के बीच में इसे दिया गया था, और पहली बार इसे विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। अब तक कुल 38 पुरस्कार दिया जा चुका हुआ है। लास्ट बार 2019 में यह पुरस्कार दिया हुआ था दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को। इस पुरस्कार में एक मेडल दिया जाता है और एक मेडल के साथ 7.5 लाख रुपया भी दिया जाता है। चलिए आज के अगले क्वेश्चन के दोस्तों, डेली के करंट अफेयर से आपको एक फायदा ये भी होता है, करंट अफेयर के साथ आप एंशिएंट जो जीके होते हैं उसको आप ऐड करके देख सकते हैं। इससे आपका एक रिवीजन भी होता है। अगर आप सिर्फ मंथली पढ़ लेते हैं, वीकली पढ़ लेते हैं, ईयरली पढ़ लेते हैं, तो उससे आपको ये नहीं मिलेगा कि आप उसके साथ ट्रेडिशनल जीके को ऐड कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर खेल रत्न मिला था, आप खेल रत्न के बारे में आपको एक बार फिर से क्विक रिवीजन हो गया, जो हो सकता था आप खुद से नहीं कर पाते। तो डेली का करंट अफेयर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। और अभी जो एग्जाम होते हैं उसमें करंट अफेयर का वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो करंट अफेयर आपको डेली ही के बेसिस पे ही करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब ऑप्शन ए होगा, यानी सत्यपाल मलिक। आपको पता होगा कि सत्यपाल मलिक अभी तक गोवा के राज्यपाल थे, अब इन्हें गोवा से मेघालय ट्रांसफर कर दिया गया है। और मेघालय में पहले कौन थे? तो मेघालय में पहले थे तथागत राय। तथागत राय जो थे इन्होंने अपना 5 वर्ष कंप्लीट कर लिया। 5 वर्ष में 3 वर्ष त्रिपुरा थे और 2 वर्ष मेघालय में करके इन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट कर लिया है। आपको पता होगा कि राज्यपाल का कोई कार्यकाल नहीं होता, फिर भी ये 5 वर्ष अपने पद पर रहते। थोड़ा इसके बारे में जानेंगे उससे पहले। तो अभी मेघालय के बन गए, मेघालय के राज्यपाल बन गए सत्यपाल मलिक। और गोवा का सीट, ये गोवा के पहले थे तो गोवा का सीट खाली हो गया, तो गोवा के लिए महाराष्ट्र के जो गवर्नर थे भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र के जो गवर्नर थे इनको गोवा का चार्ज दे दिया गया। तो गोवा का चार्ज महाराष्ट्र के यानी भगत सिंह कोश्यारी को दे दिया गया, और मेघालय में हो जाएंगे सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक गवर्नर जनरल थे। जम्मू कश्मीर राज्य जब था उसके आखिरी गवर्नर जनरल यही थे सत्यपाल मलिक। यानी सत्यपाल मलिक जब गवर्नर जनरल थे, इन्हीं के सीजन में, इन्हीं के राज्य में बोला जा सकता है कि जम्मू कश्मीर राज्य 2 यूटी के में बट गया। तो उस समय कौन थे? सत्यपाल मलिक थे। अब इसके बारे में थोड़ा राज्यपाल के बारे में हम जान लेते हैं कि राज्यपाल जो होता है यह राज्य का संविधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल से रिलेटेड है। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यपाल बनने की योग्यता है, उन्हें भारत का नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और वो किसी भी संसद का स्टेट विधायिका या केंद्र की विधायिका में उन्हें सदस्य नहीं होना चाहिए। और इनका शपथ जिस राज्य में के ये गवर्नर बनते हैं उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इनके शपथ दिलाते हैं। इनका कार्यकाल कुछ विशेष इनका कार्यकाल नहीं होता, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन अपने पद पर रहते हैं, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष माना जाता है।
इसका एक ऑप्शन भी होगा, आपको पता होगा कि ESL नरसिम्हा, ये छत्तीसगढ़ के गवर्नर थे। ये लगभग 12 वर्ष लगातार ये गवर्नर के पोस्ट पे रहे हुए थे। आगे चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन सी स्पेनिश ग्रांड प्री में प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लुइस हैमिल्टन को स्पेनिश ग्रांड प्री में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। यह मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। तो प्रथम स्थान तो लुइस हैमिल्टन को मिल गया और दूसरा स्थान किसे मिला? तो दूसरा स्थान मैक्स वर्स्टैपन को, इन्हें दूसरा स्थान मिल गया है और तीसरा स्थान मिला है वाल्टेरी बोटास को। तो प्रथम स्थान लुइस हैमिल्टन, दूसरा मैक्स वर्स्टैपन, तीसरा वाल्टेरी बोटास। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होगा। भारत में शीर्ष नवीन शैक्षणिक संस्थानों की सूची में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर आया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी IIT मद्रास ये प्रथम स्थान पर। यह इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थान है, इसमें यह प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ। अब IIT मद्रास, इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1956 की इसकी स्थापना हुई थी। IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यह भारत में टेक्नोलॉजी टेक्निकल इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी संस्था होती है। चलिए आगे चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, राम वन गमन परितामन परिपथ विकास कोष एवं फंड योगदान योजना की घोषणा किस राज्य के CM के द्वारा की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य से भगवान राम का काफ़ी पुराना रिश्ता हुआ है, क्योंकि भगवान राम की माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की राजकुमारी थी और जब भगवान राम को जब वनवास हुआ तो वो छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत दिन छत्तीसगढ़ राज्य में उन्होंने अपना समय गुजारा। तो यानी भगवान राम का छत्तीसगढ़ से काफ़ी पुराना रिश्ता हुआ है और राम के से जो भी जगह है उसको जोड़ने का प्रयास वहाँ के CM के द्वारा किया जा रहा है, यानी भूपेश बघेल कर रहे हैं। तो इसका उन्होंने प्रयास कर रहे हैं। अब ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 2000 ईस्वी में भारत में 3 नए राज्यों का उदय हुआ। एक छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हो गया, दूसरा यूपी से अलग होके उत्तराखंड बन गया और तीसरा बिहार से अलग होके झारखंड बना हुआ था। तो इसका अब छत्तीसगढ़ के CM है भूपेश बघेल, गवर्नर अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की 11 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट जो है बिलासपुर हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है। आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैक्सिमम आप हाईकोर्ट देखते हैं वहाँ की राजधानी में रहती है, जैसे छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट आपको लगता होगा रायपुर, लेकिन यह बिलासपुर में है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए हम मोटिवेट होंगे। अगर आपका कोई सुझाव होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, आपके अपने सुझाव को दे सकते हैं। वीडियो का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब न किए होंगे तो चैनल को निश्चित से सब्सक्राइब, यह चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई रणनीति, कोई जानकारी या कोई क्वेश्चन पूछना होगा, किस पोस्ट के लिए सिलेक्शन करें, कैसे करें टाइपिंग, तो आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर आप हमें पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन